हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12th का चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज एट इक्विलिब्रियम कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या लिखते हैं? चार्ज इन मोशन, जिसमें हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यहीं पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हुए चार्ज का और फोर्सेस का एनालिसिस हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए, इस यूनिवर्स में दो प्रकार की चीजें हैं। देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट है मैटर और सेकंड है एनर्जी। ठीक है, मैटर के पास फर्दर दो चीजें हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है मास एंड देन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नेम करा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, अधिकता। ठीक है, यहां पे बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसका पोलैरिटी डिफरेंट होता है। और न्यूट्रॉन की हम बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी किसे कहेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे। तो देखिए, चार्ज बॉडी मतलब क्या? चार्ज बॉडी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या का वेरिएशन हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो, वहां हम कहेंगे कि बॉडी चार्ज्ड है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है तो नेगेटिवली चार्ज। बात करते हैं एक न्यूट्रल बॉडी की। तो एक न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे? ऐसा बॉडी जिसका नेट चार्ज 0, उसे न्यूट्रल बॉडी कहा जाएगा। नेट चार्ज 0 का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है। नेट चार्ज 0 का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट इक्वल है। जैसे यदि कोई बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है
और वो न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम है, तो यदि नंबर भी सेम हो जाए तो फिर वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। जैसे कि एक एटम है, यदि वो न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सी नेक्स्ट आ जाता है अपना यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इसका ऐसा ही यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 10th क्लास में पढ़ा है हमने। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। यहाँ पे I करंट होता है, Q चार्ज और T टाइम। तो यहाँ से ऐसा यूनिट बन सकता है क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कहा जाता है क्या, कूलम। सी इसी तरह से हम बात करते हैं CGS यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का CGS यूनिट। तो CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैट कूलम। स्टैट कूलम बोले या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU बोले या फिर फ्रैंकलिन, किसी भी एक नाम से हम पुकार सकते हैं CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। और ये कन्वर्जन ध्यान रख सकते हैं, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESUs। फ्रैंकलिन चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जबकि चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ठीक है, ये तो हो गए इसके यूनिट्स। और चार्ज के डायमेंशन की हम बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं करंट के लिए एम्पियर यानी A1 और टाइम के लिए T1, A1 T1, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सेगमेंट पर चल पड़ते हैं हम लोग। इसमें बात करते हैं पोलैरिटी क्या चीज होती है। तो पोलैरिटी बेसिकली चार्ज का प्रॉपर्टी है जो प्लस और माइनस को डिस्टिंग्विश करता है, यानी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज which differentiate or distinguish positive and negative charges। ठीक है, जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का पोलैरिटी वो कैसा होता है, नेगेटिव पोलैरिटी। और प्रोटॉन पर चार्ज का पोलैरिटी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां से हम एक पॉइंट देख सकते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए नेचर में हम ये देखते हैं कि जब भी, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
लाइक जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इफ टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज मेड इन कॉन्टैक्ट, तो होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को यदि आप कांटेक्ट में लाओगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने का टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, क्या कहते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो यानी कि प्लस, जैसे आप +2 कूलम और -2 कूलम को कांटेक्ट में लेकर आओगे तो नेट चार्ज अब कितना हो जाएगा, +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज हो जाएगा 0। या आप +3 कूलम और -1 कूलम को कांटेक्ट में लाओगे तो अब इन पर क्यू नेट जो बचेगा वो बचेगा कितना, +2 कूलम। तो कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कांटेक्ट में लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। बात करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं एसोसिएशन विद मास। एसोसिएशन विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट करता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी जिस पार्टिकल का मास यदि 0 है तो उसका चार्ज भी क्या रहेगा, 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है इसलिए उसका चार्ज भी 0 होता है। बट यही चीज आप मास के साथ नहीं देख सकते। यानी कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। इसके एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है लेकिन उसके पास मास है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो यानी कि चार्ज मास के साथ एसोसिएट करता है पर मास चार्ज के साथ एसोसिएट करे ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज फ्री स्पेस में नहीं पाया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि चार्ज हमेशा मैटर पर प्रेजेंट होगा। चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन मैटर। ठीक है। दिस इज मीनिंग ऑफ एसोसिएशन विद चार्ज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर देखते हैं। टॉपिक यही चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज? कि किसी बॉडी में मान लो चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2 और काफी सारे हो सकते हैं Qn, मतलब इस बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स है, तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है Q टोटल, वो किसके इक्वल होगा? इन सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is equals to algebraic sum of the charges present in the body. This is called as additivity of charge. जैसे हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो +3 कूलाम चार्ज है इसके अंदर, -2 कूलाम चार्ज है, +4 कूलाम चार्ज है, -1 कूलाम चार्ज है, तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? +3 -1 +4 -2, तो Q नेट यहाँ पर आएगा प्लस, देखिए प्लस का 4 and 3 7 और माइनस का 3, तो +4 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, ये होगा नेट चार्ज। और ये कहाँ से हमने फाइंड आउट करा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज वाले कंसेप्ट से। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद वो रहेगी अपनी, वो रहेगी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP मार्क कर लेना। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बोर्ड्स में, ठीक है ना, और अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान रखना, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसके पास मिनिमम कितना रुपए हो सकता है? मिनिमम, तो आप कहे, आपका आंसर होना चाहिए सर 1 रुपी, 1 रुपी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं अदर जो वैल्यूज है वो कितनी होंगी, अदर वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जितना भी होगा सब इस 1 रुपी का कुछ मल्टीपल होगा। और अभी पॉइंट्स में कुछ होता नहीं है, तो हम कहेंगे इस 1 रुपी का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो टोटल वैल्यू अपने को इस पर्सन के पास कितना है वो मिल जाएगा। यानी कि किसी मिनिमम वैल्यू के साथ यदि हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें और हमें टोटल मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है ना, तो चार्ज को भी इसी तरह से कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। इसका ये मतलब है कि नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी is integral multiple of fundamental charge E। यानी कि E क्या है यहाँ पर? E फंडामेंटल चार्ज है और उसमें कोई इंटीजर नंबर यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो बॉडी का नेट चार्ज हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे E क्या है? यही है फंडामेंटल चार्ज। ये मिनिमम चार्ज जो कोई बॉडी के पास हो सकता है वो है मिनिमम स्टेबल चार्ज। यूँ तो E से भी छोटे चार्जेज होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं,
लेकिन ये ई है जो स्टेबल है और अपने को फ्रीली अवेलेबल हो सकता है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये फंडामेंटल चार्ज भी बुलाया जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एंड नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, और ये n यहाँ पे एक इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पे यदि ये जो चार्ज पार्टिकल का नंबर है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बॉडी के अंदर, तो प्लस साइन आएगा क्योंकि इक्वेशन में, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस हम लिखेंगे। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। अब हमसे पूछा जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी कहाँ से हुआ, तो आप याद रखेंगे मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करा, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए, अब यहां से हमें कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। ये तो सही से नहीं है, सॉरी कोई नहीं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं हम लोग, पेज दूसरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले पेज में हम लिख लेते हैं। अच्छा, देखिए अब यहां से फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को, हमें मिला Q इज इक्वल्स टू एनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n दे देगा मान लो, और Q पूछ लेगा, या Q देकर n पूछ लेगा। तो जैसे सबसे पहला सवाल तो यही आ सकता है, इसमें एक पॉइंट हम ले सकते हैं, व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, क्या नहीं। ठीक, तो क्या पॉसिबल है, तो देखिए किसी भी बॉडी का चार्ज E से या तो ज्यादा या तो उसके इक्वल हो सकता है, E से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि E के साथ हमेशा इंटीजर नंबर रहेगा, 4e 10e 6e 10⁴e, ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है Q इक्वल्स टू 1.4 इंटू ई, Q इक्वल्स टू 2.3e, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए यहाँ पे E के साथ में मल्टीपल, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ये और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे 10⁻⁹ कूलम है, और इधर में 1.6 के साथ में कोई मल्टीपल है, ये पॉसिबल है। लेकिन इधर में जैसे मान लो 1.6 सॉरी, यहाँ पे 10⁻⁹ कूलम है, 10⁻⁹ कूलम है, लेकिन मल्टीपल में 1.6 नहीं है, कुछ अदर ही नंबर है जो कि 16 के टेबल में नहीं आता, जैसे कि 2.4, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, जैसे Q इक्वल्स टू n इंटू 1.6 है, ओके,
लेकिन यदि 10⁻⁻18 कूलाम है, मतलब -19 से कम पावर है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन यदि ऐसा है n × 1.6 × 10⁻21 कूलाम, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि 10⁻21 करेंगे ना, इसका ये मतलब है कि आप 1.6 से भी छोटे पर जा रहे हो, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे n नहीं होना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो इस स्थिति में ये पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये हो सकता है, लेकिन अब भी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखना, आगे 1.6 और पावर -19 से ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 10⁻21 लिखेंगे ना, तो ये 10⁻19 कूलाम से भी कम हो गया, सॉरी, ये उससे भी कम हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट में, तो देख आपको क्या बोलेगा, जैसे एक सवाल ये दे देगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। तो आपका सीधे सीधे आंसर होगा Q इज इक्वल टू एनी, और Q की जगह लिखोगे 1, और n की वैल्यू हमसे पूछी है, तो n इज इक्वल टू लिखोगे 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10⁻20 आ जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ से हट गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 पावर दे लो, ये आएगा 625 × 10⁻60। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम चार्ज में। एक ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपको बोले कि फाइंड चार्ज ऑफ 10⁻4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको इतने इलेक्ट्रॉन दे दिया, n दे दिया, और क्यों पूछा है, तो आप लिखोगे 10⁻4 × 1.6 × 10⁻−19, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻15 कूलम। ठीक है, और इसी तरह से एक ये यहाँ पर ये भी आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, देख किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना, वो लिखा जाता है Q इक्वल्स टू। अब न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर तो चार्ज है नहीं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही यहाँ पे चार्ज में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, और E से मल्टीप्लाई करें तो अपने को चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पर भी प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां से एक सवाल इस तरह से बन सकता है, फाइंड चार्ज ऑफ 7n14 न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो जेड होता है, ये नीचे जेड होता है, ऊपर मास नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस का सिंबल है। तो आपको 7 के साथ जेड के साथ में 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 सत्ती हो जाएंगे 112, तो हो जाएगा 11.2 × 10⁻19 कूलम। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, एक ये सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, बोलता है कि इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड from one body to another body, in 1 second, then how many electrons, sorry, how much आएगा बेटा, how much time
it will take to transfer 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो देख यहां पे अपने को क्या बोल रहा है, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट अपने को गिवन है। ठीक है, और वो कितना है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो यहां से चार्ज ट्रांसफर रेट हम निकाल सकते हैं। और वो कितना आ जाएगा, अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन से चार्ज बना सकते हैं नंबर को ई से मल्टीप्लाई करके, तो Q/T यहां से मिल जाएगा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यह आएगा कूलाम पर सेकेंड। तो यहाँ से Q/T आ गया अपने पास 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, अब बोला है कि कितना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q की जगह 1 कूलाम अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम पर सेकेंड। C से C कैंसिल हो गया, तो T आ जाएगा यहाँ से 1/1.6 इंटू 10⁻10। ठीक है, इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 198 या फिर 200 ईयर्स। आप सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। कैसे करोगे, जैसे 1 सेकेंड है तो उसमें आप 3600 का डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा आवर्स में। ठीक है, और यदि 24 का डिवाइड कर दोगे तो ये बन कन्वर्ट हो जाएगा डेज में, और 365 का डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा ईयर्स में। तो इस तरह से सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझ में आता है, क्या कि देख यदि 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, तभी भी 1 कूलाम को ट्रांसफर होने में 200 साल लग रहे हैं। इसका मतलब है 1 कूलाम बहुत बड़ा अमाउंट है। जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तभी भी 200 साल लग रहे हैं। पर सेकंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तब जाके 200 साल लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि 1 कूलाम एक बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी कि कूलाम इज अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज, बिग यूनिट ऑफ चार्ज, ये हमें ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं। एक और सवाल हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए सवाल है, आपके सामने लिख रहा हूं मैं सवाल। बोल रहा है कि फाइंड आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का है। तो देख इसमें 1 कप ऑफ वाटर है बोला ना, ये 1 कप ऑफ वाटर का मतलब है, यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब सोचिए कि 1H2O मॉलिक्यूल, 1H2O मॉलिक्यूल में टोटल कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जेड जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या बताता है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, 8 और 2 10 एटम्स है, सॉरी 10 यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया टोटल। तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या। तो प्रोटॉन्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 10, और इलेक्ट्रॉन्स भी एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10। तो 10 को यदि मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर कितना नेगेटिव चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन
1 कप ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं? ऑब्वियस है 1 मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमें निकाल लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए हम लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो देख गिवन मास कितना है 250 और डिवाइड बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में 10e पॉजिटिव चार्ज है, 10e नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों बराबर अमाउंट में होंगे। तो कोई सा भी एक निकाल लो, दूसरे में साइन चेंज करके आंसर मिल जाएगा। तो Q प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है 10e, टोटल मॉलिक्यूल है इतने, तो 10e को 150/18 से 150/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। ई का वैल्यू लिख लो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो 1 कप वाटर है वाटर में, और इसी के इक्वल नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, चल, तो आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसी तरह से एक और भी सवाल लिया जा सकता है। एक और सवाल ये ले सकते हैं, इफ 10⁴ अल्फा पार्टिकल transferred from one body to another body, find charge transfer। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू 10⁴ इंटू 2e। ठीक है, तो यहां से अपने पास मिल जाएगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज को कैरी करता है। यहां आप ध्यान रख लेना, प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e, और एक होता है ड्यूटेरियम, उसका चार्ज भी कितना होता है, उसका चार्ज होता है 1e, यानी कि प्रोटॉन के बराबर। मास के लिए भी आप याद रख सकते हो, प्रोटॉन का मास यदि mp है तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, और ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल होता है। ये कन्वर्जन भी दिमाग में रखना, आगे तक यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2e चार्ज को लेकर जाएगा। ठीक है, तो 10⁴ यदि अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल ट्रांसफर चार्ज होगा 10⁴ इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻15 कूलम चार्ज ट्रांसफर करेगा अल्फा पार्टिकल्स के जरिए। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब किस में आते हैं, आपने देख रहे हो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अब यहां पे, फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देख, अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो तुम्हें समझना है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, जैसे ये बॉडी है,
मान लो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है इसका, नो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मास, तो हम इसे कहेंगे आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, लेकिन जैसे अब ये दो बॉडीज हैं, ठीक, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो ये अकेली तो आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला लें हम लोग तो फिर ये भी कैसी बॉडी कहलाएगी, आइसोलेटेड बॉडी कहलाएगी। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज of an isolated body is constant। याद रखना, चार्ज नहीं, हमें क्या बोलना है, नेट चार्ज, यानी कि Q टोटल जितना इनिशियली था उतना ही Q टोटल फाइनली भी होगा, ये कहना है हमने। ठीक है, यानी कि नेट चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड, नेट चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे कि मान ले ये एक बॉडी है जिस पर चार्ज इनिशियली है Q1, और एक और बॉडी है जिस पर चार्ज है Q2। मान लो इनके बीच हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब फाइनली इनका चार्ज चेंज हो गया Q1 डैश Q2 डैश। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही टोटल चार्ज बाद में भी रहेगा, ये कहना है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के काफी सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो वहां यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, LCEC। ठीक है ना। जैसे हम केमिकल रिएक्शन के अलावा हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की भी। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बैलेंसिंग में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूज होता है। जैसे कि यूरेनियम 92 235 है, ठीक है, 238 ले लेते हैं। असलियत में 238 टू 235 यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यूरेनियम 238 में से अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेसिकली, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा होता है, 2He4। अब आप देखिए कि टोटल चार्ज पहले कितना था, 92, तो बाद में भी कितना होना चाहिए टोटल चार्ज, 92। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि इधर में जो अननोन एलिमेंट है वो क्या है। तो ऑब्वियस है 90 पर होगा और 90 पर थोरियम होता है। अब ध्यान रखना, नीचे ये जो ना जेड है, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब है जेड कंजर्वेशन, और ऊपर होता है मास नंबर, तो मास नंबर भी कंजर्व रहता है। आप देख सकते हैं 234 + 4। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना। हम इसी में ही एक और पॉइंट भी देखते हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है ना, पेयर प्रोडक्शन। तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके में 3 प्रकार के का रेडिएशन एमिट होता है। फर्स्ट होता है अल्फा पार्टिकल, सेकंड होता है बीटा पार्टिकल, और थर्ड होता है गामा रे।
तो ध्यान रखना अल्फा एक पार्टिकल है 2He4 का न्यूक्लियस हम बोल देते हैं इसे। बीटा पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस जिसे E माइनस भी लिख सकते हैं, और एक होता है बीटा प्लस जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं E प्लस। गामा जो है वो होती है EMW वेव, ये आपको EMW होती है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन में गामा ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। नेट चार्ज गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नेट चार्ज जीरो, पहले भी और बाद में भी जीरो। तो ये पेयर प्रोडक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ऐसा ही एक नाम और भी हम सुनते हैं, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर वापस से गामा रेडिएशन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुई, न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, उन सब में हम यूज करते हैं LCEC, ठीक है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आती है अपनी, वो क्या है, वो है काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं इसको वाइप आउट कर लेता हूं। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेक्स्ट हम देखते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फिफ्थ प्रॉपर्टी है, नंबर मैंने सही डाला है। तो देखिए, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये मतलब है कि Q किसी भी बॉडी का, यानी कि किसी भी बॉडी का चार्ज उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि Q इन रेस्ट इक्वल्स टू Q इन मोशन। दूसरा, चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, charge of a particle does not depend on speed and frame of reference। किस रेफरेंस फ्रेम से आप चार्ज को मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता चार्ज। चार्ज क्या रहता है, हमेशा इनवेरिएंट रहता है, स्पीड का भी फर्क नहीं पड़ता और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था मास और चार्ज दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। हालांकि चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। जब किसी पार्टिकल की स्पीड काफी ज्यादा होती है तब ऐसा होता है कि मास चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है, और उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यदि स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो मास भी इंक्रीज करता है। तो यहां से एक और चीज हम देखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज।
स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। ठीक, तो अब आप सोचिए कि स्पीड यदि इंक्रीज होगी तो मास भी इंक्रीज होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मास इंक्रीज हुआ तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इन इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी चार्ज की देखी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ है आई थिंक सो, सिक्स प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो बेटा ध्यान रखना, इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। व्हेन आइडेंटिकल बॉडीज आर कॉन्टेक्ट, यदि आप आइडेंटिकल बॉडीज ले रहे हो तब अलग होगा, और डिफरेंट साइज के बॉडी ले रहे हो तब अलग होगा। देखिए, रूल ये है कि जब भी दो बॉडीज के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 मान लो ग्रेटर देन V2 है, तो जब भी इस तरह से दो बॉडी के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा और आपने इन दोनों को किसी वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और उसकी वजह से सर्किट में इन दोनों के बीच एक करंट फ्लो करता है। अब क्योंकि यदि दो कंडक्टर्स को, दो बॉडीज को आप इस तरह कांटेक्ट में ले आते हैं, हाँ ये भी एक बात ध्यान रखना कि ये कंडक्टर्स के लिए काम करेगा, तो जब भी दो कंडक्टर्स को किसी वायर के जरिए कांटेक्ट में लाते हो और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, और उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर कर जाता है। तो जब आइडेंटिकल बॉडीज, जैसे मान ले इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, ठीक है, और इन दोनों आइडेंटिकल है, डायग्राम से मत जाना, तो इन दोनों को कांटेक्ट में ले आओगे तो अल्टीमेटली आफ्टर द चार्ज ट्रांसफर, और देखिए कब तक होता है रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब तक कि दोनों का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अल्टीमेटली चार्ज क्या आ जाएगा? दोनों पर इक्वल चार्ज आएगा, Q1/Q2, Q1 प्लस Q2/2, और यहां पे भी आएगा Q1 प्लस Q2/2। तो जब आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो अल्टीमेटली उनका चार्ज इक्वल हो जाता है, और वो चार्ज उनके एवरेज के बराबर होता है। लेकिन यदि डिफरेंट चार्ज के बॉडी कांटेक्ट में, डिफरेंट साइज के बॉडीज यदि कांटेक्ट में लाई जाए, डिफरेंट साइज के कंडक्टर कांटेक्ट में लाए जाएंगे, उसमें आप दो कंसेप्ट यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट तो, और सेकंड आप ये यूज करेंगे कि जो फाइनल चार्ज है Q डैश, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी चाहिए, लेकिन इस बार फाइनली चार्ज इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, पर फाइनल चार्ज यहाँ पर उनके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक सवाल अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा सवाल बनता है यहाँ से
जैसे मान लो एक सवाल तो आइडेंटिकल बॉडीज का लिया जा सकता है। जैसे एक बॉडी है ये, जिसका चार्ज है, मान ले, पहले तो इजी सवाल ले लेते, 2 माइक्रोकूलम, और एक बॉडी ये है जिसका चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों को मैंने टच कर दिया, तो अल्टीमेटली चार्ज क्या हो जाएगा, 8 + 2/2, यानी कि 8 and 2 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बीच में बताया था कि कूलम इज अ बिग यूनिट, दैट इज वाई मैं कूलम यूज करने के बजाय इंस्टीड मैं यूज करूंगा यहां पर मिली कूलम। मिली कूलम बोले तो 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम, इस तरह के मल्टीपल्स यूज करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम को कांटेक्ट में लेकर आए तो अल्टीमेटली 5 माइक्रोकूलम बचा। यदि ये माइनस में होता, -2 माइक्रोकूलम होता, तो हम यहाँ लिखते 8 - 2/2। यहाँ ध्यान रखना एवरेज मैंने बोला, लेकिन यहाँ एवरेज नहीं होता, नेट चार्ज /2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो। ये भी एक सवाल है। एक सवाल और हम ले सकते हैं, याद रखना, जैसे ए और बी दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स है, जिनका साइज है, एक का साइज सेम है दोनों का, एक का चार्ज है Q और दूसरे पर भी Q चार्ज है, और एक C है वो अनचार्ज्ड है। फर्स्ट C को कांटेक्ट में लाया जा रहा है A के साथ, फिर वहां से हटाकर C को C के साथ टच कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि फाइनल चार्ज क्या होगा यहां पर। तो मेरे भाई बहन ध्यान से देख लेना कि इसमें फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे। जब C A के साथ टच होगा तो C पर और A पर आधा आधा चार्ज आ जाएगा, A पर Q/2 और C पर भी Q/2। लेकिन अब इस C को B के भी टच में लाना है, तो अब चार्ज हो जाएगा Q/2 और प्लस B के साथ टच लाएंगे तो Q/2 + Q/2, यानी कि हो जाएगा 3Q/4। सही है। तो A पर Q/2 और अब B और C पर 3Q/4 3Q/4 होगा। आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमसे पूछ सकता है फाइनल चार्ज। एक और सवाल यहां पर पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। मान ले कि दो कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एक पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरे पर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, और इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए। फाइनल चार्ज क्या होगा ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करेंगे। पहले चार्ज 1 + 6, बाद में चार्ज मान लो Q1 + Q2, तो एक इक्वेशन आ गया 7 = Q1 + Q2, इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा एक इक्वेशन हम यहां से बना लेंगे कि Q1 और Q2 का जो रेशियो है वो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर होगा, 2/4, तो हो जाएगा 1/2। तो यहां से Q2 = क्या आ जाएगा, 2Q1। तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 3Q1 = 7। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 7/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/3 माइक्रोकूलम। अब कितना चार्ज फ्लो करा, Q फ्लोइंग कितना था यहाँ पर, Q फ्लोइंग कितना था, तो पहले चार्ज कितना था 1 माइक्रोकूलम और बाद में 7/3, तो 7/3 - 1, इतना चार्ज ट्रांसफर कर गया 7/3, तो यह जाएगा कितना, 4/3 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर कर गया, ठीक है। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करे, ठीक है, और चार्ज के बारे में बेसिक बातें डिस्कस करी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चार्ज से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चार्ज एंड कर देंगे। ओके, आप यहाँ तक हैं, मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।
उसके लिए थैंक यू कि आप यहाँ तक बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।